खदशा ये था कि इस दौरान कहीं और कोई मदाखलत न कर डाले, लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। कोई हमारे पास नहीं आया। मैंने बेला के जहन में झांकते हुए उससे कहा, तुम्हारा नाम बेला है? हाँ। कहाँ से आई हो? तुम्हारा माजी कहाँ है? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, उसने जहनी तौर पर जवाब दिया। लब खामोश थे, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। उसका जहन भटका भटका था और वो किसी बात का सही जवाब नहीं दे सकती थी। इससे कम से कम ये अंदाज़ा तो हो गया कि वो अदाकारी नहीं कर रही। शमशेरा नामी किसी लड़की को नहीं जानती तुम? नहीं। और तुम्हारा नाम बेला ही है? हाँ। किन लोगों के साथ रहती हो तुम? सदाशन चाचा के साथ, उसने जवाब दिया। सदाशन? हाँ। वो कहाँ रहती हैं? जहाँ मैं रहती हूँ। क्या मुझे वहाँ ले जा सकती हो तुम? अगर तुम चलना चाहो तो, उसने जवाब दिया। कम से कम जहनी तौर पर मुझे ये इत्मीनान हो गया कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को तस्लीम करता जा रहा था कि वो शमशेरा की बहन ज़हीरा है। मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। ये देखना चाहता था कि ये सदाशन कौन है और इसे लेकर यहाँ क्यों आया है। बड़ा तजस्सुस पैदा हो गया था मेरे दिल में। मैंने उसे अपने ट्रांस से आज़ाद किया तो उसने हाथ उठाया और शरबत का घूंट लेने लगी। इसके बाद गिलास मेज़ पर रख दिया। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है, ना जाने क्यों। यूँ लगता है जैसे तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, ज़रूर देखा होगा। मैं तुमसे मिलकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ बेला, और अब मेरे दिल में एक तशवीश भी पैदा हो गई है। तशवीश? हाँ। वो क्यों? तुम्हारी जो कैफियत है वो बेहतर नहीं है। तुमने कभी गौर नहीं किया अपने आप पर कि तुम्हारी ये कैफियत क्यों है? हाँ, मैंने गौर नहीं किया। सदाशन कौन है? मेरे चाचा हैं। कब से रहते हो तुम लोग यहाँ? यकीन करो मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हारे चाचा से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, मना नहीं करूँगी। क्या क्लब से उठने के बाद तुम वहाँ मुझे ले जा सकती हो? हाँ, ले जा सकती हूँ। तुम्हारे चाचा नाराज़ तो नहीं होंगे इस बात पर? नहीं। क्या उन्होंने तुम्हें घूमने फिरने की मुकम्मल आज़ादी दे रखी है? हाँ, वह मुझ पर पाबंदियाँ नहीं लगाते। और कौन कौन है? कोई नहीं, नौकर चाकर हैं। सदाशन जी क्या करते हैं? ये मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। केस शदीद उलझा हुआ था और मेरी पूरी तवज्जो और तजस्सुस जाग उठा। बेला का हल सदाशन ही पेश कर सकता था। अगर बेला शमशेरा की बहन ज़हीरा है तो ये मालूम करना ज़रूरी हो जाता था कि सदाशन नामी कोई शख्स इसे क्यों लिए फिर रहा है और यहाँ इस मुल्क में क्यों आया है। मामलात दर हकीकत एक पुरस्कार शक्ल इख्तियार कर चुके थे और किसी भी तौर पर मैं अपने तजस्सुस को नहीं दबा सका था। यहाँ कितनी देर बैठना पसंद करोगी बेला? बस कुछ नहीं, मैं यहाँ जब भी आती हूँ तन्हा ही बैठती हूँ और किसी से मेरा कोई राब्ता नहीं होता। ठीक है, क्या ख्याल है हम उठें? चलो, उसने कहा। मैं ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद उठ गया। बेला साथ साथ कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने अपने दोस्तों की निगाहों में शरारत के आसार देखे। वो बदबख्त कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। कोई कुछ भी समझता रहे, मेरे दिल में तो एक शदीद तजस्सुस जाग उठा था। बेला, ज़हीरा, ज़हीरा, बेला। अगर ज़हीरा ही बेला है तो ये सब क्या राज है? सदाशन यकीनी तौर पर कोई पुरस्कार किरदार ही साबित होगा मेरे लिए। बाहर निकलकर मैंने बेला से पूछा, तुम्हारे पास कन्वेंस है? हाँ, मेरे पास कार है, उसने जवाब दिया। चलो तो फिर उस कार में चलते हैं। कार तुम ड्राइव करती हो? हाँ। ड्राइविंग में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती? क्यों, दिक्कत क्यों होगी? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी ये कैफियत। नहीं, मैं कार से ही ड्राइव कर लेती हूँ, उसने जवाब दिया। मैंने अपनी कार यहीं छोड़ दी। मुश्किल मसला नहीं था, वापसी में कार ली जा सकती थी। क्लब की तकरीबात तो आधी रात से ज़्यादा ही देर तक रहती थीं, लेकिन इस तजस्सुस को मैं किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ना ही बेला को उसकी कार में जाने दे सकता था, क्योंकि अब मेरा उससे बराह रास्त वास्ता हो गया था। ये शहर मेरा अपना था। इसकी सड़कें गलियां जानी पहचानी थीं। चुनाचे वो जिन रास्तों से गुजर रही थी मुझे उनके बारे में अच्छी तरह मालूम था। फिर एक दौलतमंद तबके के इलाके में कार दाखिल हो गई। एक वसी और ईज़ खूबसूरत कोठी के गेट पर बेला ने कार रोककर हॉर्न बजाया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और कार अंदर दाखिल हो गई। मैं गहरी निगाहों से उस कोठी का जायजा ले रहा था। इसका मतलब है कि सदाशन नामी शख्स जो कोई भी है कम से कम दौलतमंद आदमी है। बरामदे में कार रुक गई। एक मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और बेला नीचे उतर आई। मुलाजिम ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। मुकामी ही आदमी था। मैंने उसे कोई सवाल नहीं किया। बेला मुझे साथ लिए हुए अंदर दाखिल हो गई और मुलाजिम से कहा, ड्राइंग रूम खोल दो। मुलाजिम ने फ़ौरन ही दूसरे हिस्से में जाकर ड्राइंग रूम खोल दिया। रोशनियाँ वगैरह जला दी और बेला मुझे साथ लिए हुए अंदर आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, ना जाने क्यों तुम्हारे आने से मुझे खुशी हुई है।
इससे पहले कोई कभी मेरे साथ नहीं आया, ना जाने क्यों। तुम मेरे चाचा से मिलोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। वो खुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं। और मुआफ़ करना, थोड़ी सी देर लगेगी, ज़रा लिबास तब्दील करना होगा मुझे। ज़रूर बेला। अब ये बताओ कि यहाँ मैं तुम्हारी क्या खातिर करूँ? क्या पियोगे? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। तुम्हारे चाचा जी से मिलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आइंदा क्या करना है। वो खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं शदीद ज़हनी तजस्सुस में मुब्तला था और मेरे कान आने वाली आहटों पर लगे हुए थे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। कुछ देर के बाद एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। छोटे से कद का, बड़ी गैर मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक, सांवला सा रंग, दुबला पतला जिस्म, छोटे छोटे हाथ पांव, अंदर दाखिल हो गया। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, हेलो। हेलो, क्या आप ही सदाशन हैं? हाँ। मुआफ़ कीजिएगा, मैं इस तरह यहाँ आने की मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बेला जी से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रखती। बड़ी तशवीश हो गई मुझे इस बात पर, और मैंने सोचा कि आपसे उनके बारे में मालूमात हासिल करूं। कोई हर्ज नहीं है, आइए तशरीफ़ रखिए। आप बेला के दोस्त हैं तो मेरे लिए अहमियत रखते हैं। इधर आ जाइए प्लीज़, इधर। उसने एक सोफ़े की जानिब इशारा किया। बड़ा खूबसूरत और कीमती सोफ़ा था और उसके पीछे पर्दे लटके हुए थे। दीवारें और तमाम चीज़ें बहुत नफासत से आरास्ता थीं। इससे मुझे इस शख्स की नफीस फितरत का अंदाज़ा हुआ। वह शख्स खुद भी मेरे सामने बैठ गया। सदाशन जी, इस तरह किसी लड़की के साथ किसी के घर चले जाना हमारे मुआशरे में एक अच्छी बात नहीं समझी जाती, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि बेला जी की कैफियत मुझे यहाँ ले आई है। आप माजरत क्यों कर रही हैं? ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो। इंसान ही इंसान से मिलता है, और फिर आप तो वैसे भी बड़े महान आदमी हैं। आपसे मिलने को किसका जीना चाहेगा? उसके इन अल्फाज पर मुझे हैरत हुई। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? क्यों नहीं महाराज, अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे? जवाब में उसके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, यह मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले आप बताइए कि बेला जी के लिए आपके दिल में तजस्सुस क्यों जागा है? दर हकीकत एक लड़की है जिसकी सूरत बेला से बिल्कुल मिलती जुलती है, और मैं यही जानना चाहता था कि बेला उस लड़की की इतनी हमशक्ल क्यों है। बेला को आ जाने दें, बता दूंगा, उसने कहा। इतनी ही देर में बेला एक खूबसूरत सफ़ेद लिबास में मलबूस अंदर आ गई। सदाशन हंसते हुए बोला, बेला, ये साहब पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शक्ल उस लड़की से इतनी मिलती जुलती क्यों है जिसे ये जानते हैं। बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। सदाशन कहने लगा, मैं बताता हूँ आकिल जी, मैं बताता हूँ। मैं एक बार फिर बुरी तरह उछल पड़ा और ना जाने क्यों मेरे जहन में कुछ खतरात मंडलाने लगे। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन इस शख्स ने मुझे आकिल कहकर मुखातिब किया, मगर वो किसी ऐसे अमल से बेपरवाह बेला पर मसरूफ़ था। उसने बेला की गर्दन की निचले हिस्से में हाथ डालकर कुछ टटोला, और इसके बाद मेरी आंखों में बिजली सी चमक गई। बेला के चेहरे से एक मास्क उतर आया, और उस मास्क के नीचे एक सांवला सांवला सा हसीन नकूश का चेहरा नमूदार हुआ था। गोया मेकअप किया गया था उसके चेहरे पर, ज़हीरा या शमशेरा का। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? सदाशन मेरी जानिब देखकर मुस्कुराने लगा, फिर बोला, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो बेला ही है। लेकिन मिस्टर सदाशन, लेकिन? हाँ हाँ, कहिए, आगे कहिए। आपने मेकअप इसके चेहरे पर क्यों किया था? आपके लिए महाराज, उसने जवाब दिया, और एक बार फिर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। खतरा अब इंतहाई हदूद तक पहुंच चुका था। इसका मतलब है कि मुझे फांस कर यहाँ लाया गया है। इसके अलावा और कोई बात नहीं सोची जा सकती थी। ताहम मैंने उससे सवाल किया, मैं आपसे तफसील चाहता हूँ। तफसील हम नहीं बता सकेंगे महाराज। यूँ समझ लीजिए कि बेला सचमुच अपने होशो हवास में नहीं है। आपने इसके मन में झांक कर देख लिया होगा, क्योंकि आप में ये शक्ति है। अब मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ सदाशन, कि तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम जानते हो। ये मालूम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ महाराज, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बात दरअसल ये है, ज़रा ये देखिए। उसने अपने दोनों हाथ सामने किए और मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई ऐसा अमल हो जाएगा। पर्दे के पीछे से यकीनी तौर पर किसी ने यह कार्रवाई की थी। अचानक ही मुझे अपनी गर्दन के करीब शाने की रग में कोई तेज़ सुई सी उतरती हुई महसूस हुई। एक लम्हे में मेरे हलक से एक आवाज़ निकली और मैं उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन जो काम होना था हो चुका था। मेरे अकब में एक शख्स हाथ में बड़ी सी सिरिंज लिए खड़ा था। सिरिंज खाली हो चुकी थी और वो जो कुछ करना चाहता था वो कर चुका था, लेकिन रद्द-ए-अमल भी बड़ी तेज़ी से ज़ाहिर हुआ। बड़े ज़ोर का चक्कर आया और मैंने गिरने से बचने के लिए सोफ़े ही का सहारा लिया। मेरा घुटना सोफ़े से टिक गया। मेरे सोचने समझने की कुव्वतें एकदम ख़त्म हो गईं और चंद ही लम्हात के बाद मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। बेहोशी के आलम में मेरी कैफियत क्या रही, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। यह भी अंदाज़ा नहीं हो सका कि होश किस वक्त आया,
लेकिन जब पूरी तरह हवास जाग गई तो मैंने अपने आप को एक वसी और इस कमरे में मसहरी पर पड़े हुए पाया। मसहरी बड़ी आरामदेह थी। कमरे में एक मेज़ पड़ी हुई थी, गुलदस्ता सजा हुआ था, दीवार पर घड़ी लगी हुई थी और उस घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बजे का तयन मैं इसलिए कर सकता हूँ कि सामने एक खिड़की थी, उसके शीशों से दूसरी तरफ तारीकी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता था। इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि रात के 2 बजे हैं। लेकिन ये सब कुछ क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ? उठकर बैठा, सर में फिर चक्कर आया। यकीनी तौर पर जो इंजेक्शन मेरे शानों में लगाया गया था वो किसी तेज़ ख्वाब आवर दवा का था। मैंने शदीद प्यास महसूस की। मेरी निगाहें इधर उधर भटकने लगीं। एक सिमत एक छोटा सा जग रखा हुआ था। जग में पानी था जो शीशे के जग से साफ नजर आ रहा था। एक गिलास भी करीब रखा हुआ था। प्यास कुछ इस तरह शिद्दत इख्तियार कर गई कि मैं बेख्तियार अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते कदमों से जग की जाने बढ़ गया। उस वक्त कोई और एहसास दिल में नहीं था। गिलास में पानी उंडेला और इसके बाद गटागट करके उसे पी गया। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि पानी में हल्की सी किसी किस्म की बू है, लेकिन यहाँ भी मार खा गया और वहीं सर चकराने लगा। बामुश्किल तमाम मसहरी तक आया। कमबख्तों ने पानी में भी कुछ मिला दिया था। मसहरी पर लेट गया, यही गनीमत था, और लेटने के बाद फिर दुनिया से बेखबर हो गया। फिर उस वक्त जागा जब तेज धूप निकली हुई थी और वही कमरा था। दीवार पर लगी हुई घड़ी 12:30 बजा रही थी। गोया उसके बाद से मैं मुसलसल बेहोश रहा था। वह जग और गिलास अभी उसी तरह रखा हुआ था। गिलास में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। झुंझलाहट भी हो रही थी। ना जाने किस जाल में फंस गया हूँ, ना जाने क्या मुसीबत नाजिल हो गई है मुझ पर। अंदाज़ा हो रहा था कि बेला को मुझे फांसने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फांसने वाले कौन हो सकते हैं? दिमाग ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर दिया। सारी शबलीसियत रखी रह गई और किसी ने मुझे बेहोश करने के लिए सही तरीकाकार दरियाफ्त कर लिया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बैरूनी ज़रा इस तरह मेरे सिस्टम पर असरअंदाज हो जाएं, ये परेशानी की बात थी। जो होना था हो गया था। सोचना तो ये था कि क्यों हुआ और कौन इसके पसे पर्दा है। दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। मैं रफ्ता रफ्ता नज़रियात कायम करने लगा। जो कोई भी है वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो चेहरा मुझे अपने जाल में फांस सकता है जो मेरे सामने लाया गया, यानी शमशेरा का चेहरा। उस लड़की बेला के चेहरे पर मेकअप कर दिया गया और उसे मेरे सामने पहुंचाया गया, लेकिन खुद उसका जहन भी खाली कर दिया गया। यानी जो कोई भी इस अमल का मुहर्रिक था जानता था कि मैं बेला के जहन को पढ़ सकता हूँ। चुनाचे उसके जहन को नाकारा कर दिया गया किसी खास जरिए से, और नाकारा करने के बाद उसे मेरे सामने लाया गया ताकि मैं उसके जहन में दाखिल होकर उसकी हकीकत मालूम ना कर सकूं। फौरन ही ये एहसास दिल में जागा कि जो कोई भी है मामूली चीज़ नहीं है, यानी इसके पसे पर्दा कोई बड़ी शख्सियत मौजूद है। और मेरा ये अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ। दरवाज़ा खुला और चंद अफराद अंदर दाखिल हो गए। उनमें सदाशन भी था और 3 नए चेहरे, लेकिन 5वां चेहरा जो सामने आया उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पूरे जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगीं और मेरी आंखें उस पर गड़ कर रह गईं। यकीन नहीं आ रहा था कि इतने तवील अरसे के बाद ये शख्स मेरे सामने इस तरह नमूदार हो जाएगा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था। वही लंबा तड़ंगा कदो कामत, वही दाढ़ी, वही बिखरे हुए बाल। ये गुरु जगराजन राज था, आचार्य गुरु जगराजन राज, जिसे लंदन में मैंने बुरी तरह पसपा कर दिया था और जिसकी कहानी आज तक मेरे जहन में महफूज थी। तवील अरसे तक रूपोश रहने के बाद एक बार फिर वो मेरे सामने नमूदार हो गया। उसकी बड़ी बड़ी सुरख आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। 2 कदम आगे बढ़ाया और तंजिया अंदाज में बोला, महान शक्तिमान आकिल रफ़ीक, पहचान तो लिया होगा आपने इस दास को। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। गुरु जगराजन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और झटक दिए। इस अंदाज से वो चारों आदमी वापस चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। जगराजन राज मेरे सामने आया और एक सोफे पर बैठ गया। मुझे यकीन है कि महाराज आकिल रफ़ीक मुझसे इंसानों की तरह बात करेंगे। तो ये कहानी यूँ थी, अब मेरी समझ में आ गई। बैठ कर समझे महाराज तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्या ख्याल है? बैठ जाता हूँ आचार्य जी, मैंने अपने आप को पूरी तरह संभालते हुए कहा। कहानी की बात हो रही थी। हाँ, तुमने एक कामयाब चाल चली है और मैं तुम्हारी इस चालाकी की दाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुंह से ये अल्फाज मेरे लिए बड़े कीमती हैं, मगर आपने इसके पहलू पर गौर नहीं किया। कौन से पहलू पर? महाराज, जब दुश्मनी हो तो फिर अपनी अपनी शक्ति को सामने लाना चाहिए। आपने लंदन में मेरे पाँव उखाड़े और सच्ची बात है कि जीवन में पहली बार मुझे शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा, और वो भी ऐसे कि अगर मैं अपनी तमाम शक्ति को इस्तेमाल ना करता तो मारा गया था। मगर इस बात की दाद आप ज़रूर देंगे महाराज कि मैंने आपके घर में आकर आपको मारा।
आपका देश है, आपका घर है और आप मेरे कब्जे में हैं। इस तरह मैं समझता हूं कि मेरी ताकत आपसे बढ़ गई। मैं हंसने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, गुरु जगराजन राज, मेरा ख्याल है लंदन में तुम्हारी ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा थी। वहाँ तुम्हारे बहुत से मुरीद थे और मुझे भला कौन जानता था। मैं तो एक मामूली से आदमी की हैसियत से वहाँ पहचाना जाता था। हाँ, मान चुका हूँ तुम्हारी बात, मगर अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने जितनी मेहनत की है उसकी यकीनी तौर पर दाद दी जानी चाहिए। ख़ास तौर से वो चेहरा जो तुमने तख्लीक किया मेरे लिए बाइसे हैरानी है। चूंकि तुम इन मामलात में ज़रा भी मुलविस नहीं थे, तुमने बड़ी मेहनत से ये सारा काम किया होगा, ये मालूम किया होगा। कौन सा ऐसा चेहरा है जो मुझे फ़ौरन मुतासिर कर सकता है? ऐसी वैसी मेहनत महाराज, यूं समझ लीजिए जब आपसे जुदा हुआ आप ही की खोज में लगा रहा हूँ। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मुतासिर हैं, किससे मुतासिर नहीं हुए, कहाँ आपसे मुलाकात की जा सकती है? महाराज, तब मैंने सारी तवज्जो आपके वतन और शहर पर लगा दी। जानता था कि किसी न किसी दिन आप यहाँ ज़रूर वापस लौटेंगे। वहाँ लंदन में तो आपका कोई पता नहीं चला था। मेरे हर कार्य काम करते रहे हैं और मालूमात करते रहे हैं कि शक्तिमान महाराज संसार के कौन कौन से गोशे में क्या क्या करते रहे हैं। गुड, वेरी गुड। इसका मकसद है कि जब मैं यहाँ आया तो तुम्हें इसका इल्म हो गया होगा। हाँ महाराज, इल्म हो गया था मुझे। अच्छा ठीक है आचार्य जी, अब ये बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया है महाराज। आप जैसे मिलते कहाँ हैं और फिर आप जिस अंदाज में सामने आए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। यूँ समझ लीजिए आपने हमारे रास्ते भी बदल दिए। वो कैसे? ऐसे महाराज कि आप हमारे बड़े काम आएंगे, जागराजन राज ने कहा और मैं पुरख्याल निगाहों से उसे देखने लगा। उसके खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई अहमकाना अमल होता। पहले यह जान लेना ज़रूरी था कि वो किस कुव्वत में है। जागराजन राज मामूली शख्सियत का आदमी नहीं था और मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। और अब इतनी पुख्तगी मेरे जहन में पैदा हो गई थी कि कोई ऐसा अहमकाना अमल जज्बात से मुतासिर होकर ना कर डालूं जो पछतावे का सबब बन जाए। गुरु जागराजन राज मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था और गालिबन मेरा जहन भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतना मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि उसका अमल मेरे जहन तक रसाई नहीं हासिल कर सकता था। गुरु जागराजन राज शायद अपने तमाम कारनामे बयान करने पर तुल गया। उसके चेहरे पर शगुफ्तगी और मुस्कुराहट थी। कहने लगा, आपको ये बात भी माननी पड़ेगी महाराज कि आपको बेहोश करने का तरीका मैंने ही दरियाफ्त किया है। काले दिमाग वाले आसानी से बेहोश नहीं होते और इसके लिए जिन जड़ी बूटियों का अरक मैंने तैयार किया संसार में कोई डॉक्टर नहीं तैयार कर सकता। और ये अरक, इस अरक के बारे में मैं आपको ये बता दूं महाराज कि करोड़ों डॉलर में बिकेगा। ये आप पर मैंने पहला तजुर्बा करके देखा है, मामूली बात नहीं है। इसके कुछ कतरे पानी में टपकाए गए थे जो आपने पिया। मानते हैं ना महाराज? बड़ी मेहनत की है, बड़ी रिसर्च की है आप पर। उसने जो अल्फाज कहे थे उनसे एक और इंकशाफ भी हुआ था मुझ पर। वो ये कि काले जहन वाले अब बाकायदा लोगों की ज़ुबान तक आ गई हैं। लेकिन अचानक ही मुझे ख्याल आया कि अब ये चीज़ तो सिगा राज में नहीं रही। चुनाचे गुरु जागराजन राज के मुंह से काले जहन वाले का लफ्ज़ सुनकर मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता अपनी तमाम तर कुव्वतें इस बात पर सरफ करनी चाहिए थीं कि गुरु जागराजन राज मेरी जहनी कुव्वत तक ना पहुंच सके और मेरा दिमाग उसके लिए कुशादा ना हो जाए। अब ये नहीं कह सकता कि मुझे कामयाबी हो सकती है या नहीं। गुरु जागराजन राज के चेहरे पर फतह के तासुरात थे। उससे कोई ऐसी बात करना तो बेमकसद था जो उसे इश्तियाल दिला दे, क्योंकि सूरत हाल का जायज़ा मैं अच्छी तरह ले चुका था। वो माहौल पर हावी था और उसने मेहनत करके बिलाखिर मुझे अपने काबू में कर लिया था। चुनाचे मैंने अपने चेहरे के तासुरात नरम ही रखे। जागराजन राज कहने लगा, मेरे सब्र की दाद देनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम आला ज़रफ़ इंसान हो, लंदन में मैंने अपना जो मुकाम हासिल किया था तुम्हारी वजह से वो ख़त्म हो गया और इसके साथ साथ ही मेरा ज़िंदगी भर का सरमाया भी। तुमने अपने तौर पर मुझे ख़त्म कर दिया, लेकिन इतनी आसानी से तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। बात दरअसल ये है कि उस वक्त तक मुझे काली शक्ति के बारे में ये सब कुछ मालूम था, लेकिन कुदरती तौर पर इस अंदाज में पैदा होने वालों की तफसील नहीं मालूम थी। देखो, जो चीज़ तैयार की जाती है हमें उसका फार्मूला मालूम होता है, लेकिन जो चीज़ कुदरती तौर पर होती है उसका कोई फार्मूला नहीं होता। मैं नहीं समझता कि दुनिया को कोई मुल्क इस सिलसिले में कोई फार्मूला दरियाफ्त कर सकता है, लेकिन ये गुरु जागराजन राज है जिसने जड़ी बूटियों से पूछा कि काले जहन पर काबू पाने का तरीका क्या हो सकता है, और जड़ी बूटियों ने उसे अपनी कहानी सुना दी। इसके साथ साथ ही तुम पर नजर रखना कितना मुश्किल काम था। हिंदुस्तान में घूमते रहे, ना जाने क्या क्या खेल खेले और उसके बाद बिलाखिर यहाँ आ गए। ज़रा मेरा अमल देखो, मैंने ये सोचा कि हर चीज़ अब अपने महवर की जाने पलटती है। तुम्हारी जन्मभूमि यही थी और यकीन था कि तुम दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ अपनी जन्मभूमि ज़रूर वापस आओगे।
और यहाँ पर मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मैंने तुम्हारी खोज लगाई, तुम्हारे उन 4 आदमियों को अपने कब्जे में किया जिनके जरिए तुम दौलत इकट्ठी कर रहे थे। अरे बाप रे, कुछ भी तो नहीं आता हमें। जो शक्ति तुम्हारे दिमाग में है उसके जरिए तो तुम इस संसार के सबसे दौलतमंद आदमी बन सकते हो, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर तुम इस संसार के सबसे दौलतमंद आदमी बन जाते तो फिर गुरु जगराजन राज का क्या होता? नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तुम्हें अपने जाल में फांसने के लिए मैंने तुम्हारी महबूबा की शक्ल तैयार की और देख लो मुझे किस हद तक कामयाबियां हासिल हो गईं। मैंने गुफ्तगू में मदाखलत करते हुए कहा, आप बार बार मुझसे फायदे की बात कर रही हैं गुरु जगराजन राज। जाहिर है आपने मुझ पर फौकियत हासिल कर ली है। आपको तस्लीम ना करना तो हमाकत ही थी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपने इतनी मेहनत क्यों की? गुरु जगराजन राज का मुंह हैरत से खुल गया। ये सारी कार्रवाई आपने क्यों की है जगराजन राज महाराज? बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो मुझे? क्यों? तुम नहीं जानते कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है? हो सकता है मेरा जहन ये बात तय ना कर पा रहा हो। मेरा तुम्हारा अटूट रिश्ता है आकिल रफ़ीक, मेरा तुम्हारा अटूट रिश्ता है। अब ये भी कोई पूछने की बात है कि क्यों? लंदन में मैंने अपना जो मुकाम बनाया था तुम्हारी वजह से ख़त्म हो गया, जो नुकसान मुझे पहुंचा तुम्हारी वजह से पहुंचा, और उसके बाद तुम ये सवाल कर रहे हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। लेकिन मैं हमेशा बड़े बड़े फ़ायदे हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ रहता हूँ। पागल बनकर किसी मामूली से छोकरे से इंतकाम लेने पर नहीं तुल जाता। तुम्हें मामूली सा छोकरा तो मैंने उसी वक्त समझना छोड़ दिया था जब तुमने मुझ पर काबू पा लिया, लेकिन कोई ऐसी तरकीब समझ में नहीं आती थी कि मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाए और इससे मुझे फ़ायदा भी हासिल हो जाए। तो अब आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा गुरु जगराजन राज? ऐसा वैसा मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मैंने एक ब्लैकर पर काबू पाया है, समझे? एक शबलीस मेरे कब्जे में आया है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि सारे संसार में ना जाने कितने इरादे, ना जाने कितने ममालिक कोशिशों में मसरूफ़ होंगे कि उन्हें एक शबलीस मिल जाए, सिर्फ एक शबलीस। क्यों? वो ये कोशिश क्यों कर रहे होंगे? मैंने सवाल किया और जगराजन राज हंस पड़ा, फिर बोला, कसूर तुम्हारा नहीं है मेरे दोस्त, तुम आम इंसानों ही की मानिंद पैदा हुए। तुम्हारा खानदानी पस मंज़र भी मुझे मालूम हो चुका है। कुछ भी तो नहीं हो अपनी जात में, बिल्कुल बेकार चीज़ हो। दुनिया की कोई बात तुम्हें मालूम नहीं। अगर तुम ये सवाल कर रहे हो तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, इसका एतराफ़ मैं करता हूँ। दरअसल इस वक्त संसार में ना जाने कहाँ कहाँ तुम्हारे तज़किरे हो रहे होंगे। तुम्हारा एक सरबराह है और जिसने ये ऐलान किया है कि काले दिमाग वाले अब दुनिया भर में उन लोगों के खिलाफ काम शुरू कर देंगे जो तखरीबी कुव्वतों के हामिल हैं। तो क्या तुम्हारे ख्याल में इस बात ने खलबली नहीं मचा दी होगी? मैं हैरान हूँ कि तुम एक तरफ तो इतनी बड़ी शक्ति रखते हो और दूसरी तरफ इतनी सी बात नहीं सोच सकते। अरे बाउले, संसार में अपनी बर्तरी कायम करने के लिए मुल्कों ने, इंसानों ने जो कुछ किया है, जितनी मेहनत की है, जो कुछ अखराजात किए हैं, क्या इसलिए हैं कि तुम इंसानों से प्रेम करने वाले उन सारी चीज़ों को तबाह कर दो? प्रेम तो हर कोई एक दूसरे से करता है, लेकिन वो भी अपनी कुव्वत के इजहार का एक जरिया ही होता है। इंसान अपनी ताकत के जरिए दूसरे को अपने सीने में रख लेना चाहता है। उसे मुख्तलिफ ताकतों का नाम दे दिया गया है, कहीं इसे मोहब्बत की ताकत भी कहा जाता है। तो मतलब यह है कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि काले जहन वाले इस तरह तबाही मचा दें, और जो इजहार तुमने किया है वो एक खौफजदा करने वाली बात है। चुनाचे अब होंगे तुम्हारे दाम खरे। वो कैसे? मैंने दिलचस्पी से सवाल किया। गुरु जगराजन राज को तुम क्या समझते हो? मेरा ताल्लुक कभी आम इंसानों से नहीं रहा। दोस्ती रही है तो हुकूमत करने वालों से, मुल्कों के सरबराहों से, और मेरे हाथ उन तक पहुंच सकते हैं। मेरी पहुंच वहां तक है, समझे? मैं सदर अमेरिका तक जा सकता हूं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के तमाम वजीर और सफ़ीर मेरे दोस्त बन सकते हैं अगर मैं चाहूं तो। और दुनिया वाले जो ब्लैकर्स की वजह से खौफजदा हो गई हैं और उन्हें अपने अपने काम खतरे में नजर आने लगे हैं, ना जाने कितनी रकमें देकर ब्लैकर्स के बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगे। मेरा ख्याल है अभी तक मेरे अलावा किसी और ने इस बारे में नहीं सोचा, और अगर सोचा भी होगा तो उसके हाथ किसी ब्लैकर की गर्दन तक नहीं पहुंचे होंगे। ये गुरु जगराजन राज आचार्य ही है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। जब ये कहानियां मंजरेआम पर आईं और मेरा जहन फौरन तुम्हारी तरफ पहुंचा तो सारी बात मुझे मालूम हो गई कि कौन सी शक्ति तुम्हें हासिल है, वरना इससे पहले ये सोचता ही रहा था कि ये कौन सी कुव्वत है जिसने जगराजन राज जैसी शख्सियत को नीचा दिखा दिया। मगर अब जानते हो क्या होगा? अब मैं बात करूंगा दुनिया के उन बड़े बड़े मुल्कों से, और इससे पहले तहकीकात करूंगा तुम पर कि काले जहन वाले पर काबू कैसे पाया जा सकता है। और जब मेरी ये रिसर्च उन लोगों तक भारी मुआवजे के इवज पहुंचेगी तो फिर वो संसार भर में काली शक्ति वालों की तलाश करना शुरू कर देंगे, और इस तरह ये खतरा खत्म हो जाएगा। उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा या फिर उनके दिमाग नाकारा कर दिए जाएंगे।
या फिर उनकी कुव्वतों से अपनी पसंद के मुताबिक काम लिया जाएगा, क्या समझे। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। जगराजन राज आचार्य का मंसूबा मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा बुलंद था और इसमें कोई शक नहीं था कि लंदन में मैं इस शख्स की पहुंच देख चुका था। ये जो कुछ कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। इतना अंदाजा मुझे जरूर हो गया था कि मेरी कोई कोशिश इस वक्त कारगर नहीं हो सकती। जगराजन राज ने कहा, और अब तुम मेरे मेहमान हो आकिल रफीक जी। कुछ आदाबे मेज़बानी होते हैं तो कुछ आदाबे मेहमानी भी होते हैं। बुरा करोगे बुरा देखोगे। बेहतर यह है कि अब अपनी इन कुव्वतों को लेकर आराम से सो जाओ और उस वक्त जागो जब तुम्हें जगाया जाए। मैंने इस सिलसिले में बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए हैं। देखो ये क्या है। जगराजन राज ने अपने लिबास से रबड़ की एक अजीबोगरीब शय निकाली जिसमें बिजली सी तड़प रही थी। ये एक चकोर सा लिफाफे जैसा था। मैं बिल्कुल नहीं समझ सका कि वो क्या है। जगराजन राज ने वो चीज़ खोली और उसे अपने सर पर एक टोपे की तरह ओढ़ लिया और फिर गर्दन के करीब उसके बंद बांध दिए। इस शय में से आर पार देखा जा सकता था। फिर उसने अपने अकब में हाथ किया और एक अजीब सा गोल पाइप उठा लिया जिसके पिछले हिस्से में ना जाने क्या चीज़ लगी हुई थी। उसने वो पाइप सीधा किया और मुस्कुरा कर बोला, जिन जड़ी बूटियों को मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है उनकी मुख्तलिफ शक्लें तरतीब दी हैं मैंने। जैसे अब मैं ये बटन दबाऊंगा तो इसमें से एक गुबार निकलेगा। जानते हो ये क्या होगा? ये उन्हीं जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ एक सफूफ है जिसे मैंने हवा के जरिए इसमें शामिल कर दिया है। और जब ये बटन दबेगा तो ये सफूफ तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगा और फिर तुम आराम की नींद सो जाओगे। देखो ऐसे। मैंने अपने चेहरे पर जो चीज़ चढ़ा रखी है वो इस सफूफ का मुझ पर असरअंदाज नहीं होने देगी। ये कहकर जगराजन राज ने पाइप के पिछले हिस्से में लगा हुआ बटन दबाया। ब्राउन रंग का एक गुबार उससे निकला और बराह रास्त पूरी कुव्वत से मेरे चेहरे से टकराया। मैंने बुरी तरह गर्दन झटक कर पीछे करने की कोशिश की, लेकिन जनाब कहाँ। एक लम्हे के अंदर मेरा जहन सनसनाहट का शिकार हुआ और फिर वही बेहोशी। शायद मैं वहीं औंधे मुंह गिर पड़ा। होश आया लेकिन ना आने के बराबर। आंख खुली, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अगर एक खिड़की से काफ़ी फासले पर रोशनी की एक झलक नज़र ना आ रही होती तो मैं ये महसूस करता कि होश ही नहीं आया। रोशनी पर निगाहें जमाए रहा और आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हो गए। उठने की कोशिश की तो कामयाब नहीं हो सका। किसी चीज़ से टकराया था और अपनी जगह गिर पड़ा। बदन के नीचे बेशक नरम बिस्तर था, लेकिन ये सर पर क्या है। दोनों हाथ बुलंद करके टटोल कर देखा तो कोई ठोस या नजर आई। ये शय मेरे दाएं बाएं भी थी। गोया एक संदूक था जिसमें मैं बंद था, लेकिन यकीनी तौर पर शीशे का संदूक, क्योंकि रोशनी उसी में से नजर आ रही थी। मैंने महसूस किया कि घुटन भी नहीं है इसमें, बल्कि एक खुशगवार ठंडक सी है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, और समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दफअतन शीशे के उस संदूक में मध्यम मध्यम सी नीली रोशनी नमूदार हुई। बस एक झमाका हुआ था और उसके बाद फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। सोता जागता रहा। ना जाने क्या हो रहा था मेरे साथ। हवास से ज़्यादा देर साथ ही नहीं देते थे कि अपने बारे में कुछ सोच सकूं। कई बार मुख्तलिफ कैफियत का एहसास हुआ था, और फिर जब मुकम्मल तौर पर हवास जागे तो मैं एक ऐसे कमरे में मौजूद था जिसे हस्पताल का कमरा कहा जा सकता है। दरवाजे खिड़कियाँ थीं, सफ़ेद पर्दे पड़े हुए थे, सफ़ेद दीवारें थीं, सफ़ेद बिस्तर था और सफ़ेद लिबास में मलबूस एक खूबसूरत सी लड़की मुझसे कुछ फासले पर बैठी गालिबन कोई रसाला देख रही थी। मैंने आंखें खोलकर उसे देखता रहा, और इसके बाद रफ्ता रफ्ता मेरे हवास मुकम्मल तौर पर जाग गए। कमरे के माहौल का तो अंदाज़ा हो गया था, अपनी कैफियत का अंदाज़ा करने लगा। जो लम्हात इस दौरान मुझ पर बीत गए थे उन पर गौर किया और दिल को एक शदीद घुटन का एहसास होने लगा। फंस गया हूँ, बुरी तरह फंस गया हूँ। जगराजन राज जो कुछ कर रहा है मेरे ख्याल में वो भी जायज़ था, क्योंकि अपने तौर पर मैंने उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। अब अगर उसे इंतकाम लेने का मौका मिला है तो भला वो कसर क्यों छोड़ेगा। लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए मुझे। मैंने फ़ौरन ही अपनी जहनी कुव्वतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं उस नर्सनुमा लड़की को मुतवज्जा कर रहा था, लेकिन इस तरह के पहले वो मेरे ज़ेरे असर आ जाए। मैंने उसे चौंकते हुए देखा। रिसाला उसके हाथ से गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आधी उठी थी कि उसी तरह साकित रह गई। मुझे मुसर्रत हुई कि मेरी जहनी कुव्वतें उस पर कारगर हुई हैं। गोया अब वो अपनी मर्जी ख़त्म कर चुकी है, वरना कम अज़ कम सीधी ज़रूर खड़ी हो जाती। उसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं और मैं भी उसे देख रहा था। फिर मैंने उससे कहा, खड़ी हो जाओ। लड़की खड़ी हो गई। मेरे पास आओ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब पहुंच गई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह मुझे सहारा देकर उठाए। जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं महसूस हो रही थी, बदन चुस्त और तवाना था। मैं उठकर बैठ गया। लड़की उसी तरह साकित खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? नीशा, उसने जवाब दिया।
और ये जगह कौन सी है? ब्लू हाउस कौन से मुल्क में है? मैंने सवाल किया और उसने जिस मुल्क का नाम बताया उसे सुनकर मैं शशतर रह गया। फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि लड़की गैर मुल्की ही है और गालिबन इसी मुल्क की बाशिंदा जहां का नाम उसने लिया था। लेकिन मैं अपने वतन से इतनी दूर, इतने फासले पर पहुंच गया हूं। आखिर कैसे? ये क्या हुआ? मुझे बेहोशी की कैफियत में इतना तवील सफ़र तय करा दिया गया है। यहाँ लाने का मकसद क्या है? बेशुमार ख्यालात मेरे जहन के पर्दों से टकरा कर गुजर गए। मैंने लड़की को बगौर देखते हुए कहा, मैं यहाँ कब से हूँ? लड़की ने एक लम्हे के लिए हिसाब लगाया, फिर कहने लगी, 14 दिन से। तुम कौन हो? निशा, वो उसी अंदाज में बोली। नहीं, मेरा मतलब है कि इस इमारत का मालिक कौन है? हम नहीं जानते। क्या मतलब? हम नहीं जानते। लड़की फिर उसी अंदाज में बोली। मेरा मतलब है कोई तो इस इमारत का मालिक होगा। मिस्टर फोकर, लड़की ने कहा। मिस्टर फोकर कौन है? हमारे सरबराह हैं। इस घर के मालिक हो सकते हैं। उन्हीं के अहकामात पर हम सब अमल करते हैं। यहाँ इस इमारत में कितने अफराद हैं? 10। मर्द कितने हैं और औरतें कितनी? 3 औरतें हैं और 7 मर्द, मिस्टर फोकर समेत। मिस्टर फोकर यहाँ नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानती। तुम्हारे सुपुर्द क्या फ़राइज़ किए गए हैं? यही कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। मैं 14 दिन से बेहोश हूं। हाँ, और जिंदा कैसे हूं? मिस्टर फोकर दिन में एक बार आते हैं और तुम्हारी फीडिंग करते हैं। कैसे? मैं नहीं जानती। उस वक्त हमें यहाँ से निकाल दिया जाता है। मिस्टर फोकर के साथ कोई होता है? हाँ, मिस डेला, उसने जवाब दिया। बात बड़ी उलझी हुई थी। पहली बात तो ये जो हवास खराब किए देती थी कि मैं वतन से इतनी दूर इस अजनबी दुनिया में आ गया हूँ, और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो अनोखा है। मैंने उससे कहा, तुम लोग जगराजन राज को जानते हो? नहीं। आचार्य जी के नाम से मशहूर हैं? मैं नहीं जानती। मिस्टर फोकर ने तुम्हें मेरे बारे में और क्या हदायत की हैं? यही कि तुम्हारी निगरानी रखी जाए। और होश में आने के बाद के लिए उन्होंने कुछ कहा है? नहीं। ठीक है, तुम अपनी जगह बैठ जाओ। वो मशीनी अंदाज में मुड़ी और अपनी जगह जाकर बैठ गई। कम अज़ कम मुझे ये इत्मीनान तो हुआ था कि मेरी जहनी कुव्वतें उसी अंदाज में बहाल हैं। लेकिन अब जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहता था। ये तो एक अजीम शान मुसीबत आ पड़ी थी मेरी गर्दन पर। ना जाने किस किस तरह मुझे लाया गया। गैर मुल्क है, यहाँ के कवानीन होंगे। मैं किस तरह यहाँ अपनी कोई शख्सियत हासिल कर सकता हूँ? बहुत बड़े अजाब में गिरफ्तार हो गया था, बहुत बड़े अजाब में। और अब समझदारी से काम लेना था, वरना जिंदगी भी ख़त्म हो सकती थी। खौफ का एहसास बेशक मेरे दिल में था। बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ही खतरनाक होगी। देखना है कि मेरे होश में आने के बाद क्या होता है। लड़की खामोश बैठी हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे अपने जहन की गिरफ्त में लिए हुए हूँ। चुनाचे मैंने उसे आज़ाद कर दिया। उसने इत्मीनान से नीचे गिरा हुआ रिसाला उठाया, एक निगाह इधर उधर देखा और फिर रिसाले की तहरीर पर निगाहें जमा दी। लेकिन फौरन ही चौंक कर उसने मुझे देखा और मेरी खुली हुई आंखें देखकर खड़ी हो गई। फिर वो मेरे करीब आ गई। उसने बगौर मुझे देखा, मेरी पेशानी पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, कैसी तबीयत है? गोया उसे वो सब कुछ याद नहीं रहा था जो इस दौरान मैं कर चुका था। ठीक हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं मिस डेला को इतला देती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि एक दीवार के पास जाकर उसने सिर्फ एक बटन पर उंगली रखी और मैंने मशीनी आवाज़ सुनी। उसने कहा, मिस डेला, आपका मेहमान होश में आ गया है। जवाब में उधर से भी कुछ कहा गया, लेकिन मैं नहीं सुन सका क्योंकि आवाज़ बहुत मध्यम थी। लड़की वहाँ से हट गई, फिर मेरी जानिब देखकर बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं महसूस कर रहे? पानी मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, उसने कहा और इस बार वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। लेकिन मैंने महसूस किया कि उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। मैं एक गहरी सांस लेकर अपनी उस रिहाइशगाह का जायज़ा लेने लगा और जो कुछ बीत रही थी उसे तो भुगतना ही था। बिला वजह कोई अमल करके अपने लिए खतरात मोल लेना पसंद नहीं करता था। चुनाचे खामोशी से आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगा। लड़की पानी लिए हुए अंदर दाखिल हुई तो उसके साथ एक और दराज कामत औरत थी, जिसकी उम्र 30 और 28 साल के दरमियान कही जा सकती थी। चेहरे पर पुख्तगी थी। शक्लो सूरत से ये भी मुकामी ही मालूम होती थी। दूध की तरह सफ़ेद रंगत, नीली नीली आंखें, नकुश भी दिलकश थे। बदन किसी कदर भारीपन लिए हुए था। वो मेरे करीब आ गई। इसी दौरान लड़की ने मुझे पानी पेश किया और मैं आहिस्ता से उठ गया। पानी का गिलास पीने के बाद मैंने उसे वापस कर दिया। डेला भी देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मिस्टर आकिल रफ़ीक, यही नाम है ना तुम्हारा? जी, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। जी फरमाइए। हमें हदायत मिली है कि आपकी भरपूर निगहदाश्त की जाए, आपके साथ हर तरह का ताउन किया जाए, लेकिन इसके जवाब में हम भी आपसे ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। किस किस्म का ताउन? मैंने सवाल किया।
मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ कोई ऐसा अमल ना करें जिसके जवाब में हमें आपके साथ सख्ती करना पड़े। ठीक है मिस डेल्ला, आप इत्मीनान रखिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बेहद शुक्रिया। अब आपको बेहोश नहीं रखा जाएगा, बल्कि आप होशो-हवास के आलम में रहेंगे। आपको काफ़ी अरसे से बाकायदा खुराक नहीं दी गई है। आज से उस खुराक का आगाज़ किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी हमें थोड़ी सी एहतियात बरतना होगी। आप जो करना चाहें करती रहें, यूँ समझ लीजिए कि आपसे कतई अदम ताउन नहीं होगा। मैंने कहा और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। हकीकत यह थी कि मैं खुद भी अभी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिससे मेरे लिए खतरात पैदा हो जाएं। मैं जिस मुल्क में था उसके बारे में मुझे तफसीलात मालूम थी, और फिर बगैर किसी कानूनी मसले के इस शक्ल में यहाँ कोई ऐसा अमल करना भी नहीं चाहता था, वरना बहुत सी मुसीबतें पेश आ जाती। मैंने खामोशी से वक्त गुजारना शुरू किया। वो लड़की जिसका नाम नीशा था हमेशा ही मेरे साथ रहती। मेरे और उसके दरमियान कोई ख़ास राब्ता नहीं हो सका। इसके बाद मैंने तकरीबन 5 या 6 दिन बिल्कुल खामोशी से गुजारे। मेरे कमरे का दरवाज़ा अब खुला रहता। एक बार मैं टहलता हुआ बाहर निकल आया। छोटी सी इमारत थी और उसके सामने एक छोटा सा बागीचा लगा हुआ था। सामने वसी और अरीज़ सड़क नजर आती और उस पर से गाड़ियाँ वगैरह गुजरती रहती। जगराजन राज का मंसूबा कम अज़ कम मेरे इल्म में था, लेकिन इस तरह से उसने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया था, ये बात बाइसे हैरत थी। फिर एक दिन तजुर्बाती तौर पर मैंने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। आराम से बाहर निकला। लोग इधर उधर घूम रहे थे। वो अफराद जिनके बारे में नीशा ने बताया था बाकायदा कभी मेरे सामने नहीं आए। नीशा और डेल्ला ही अमूमन मेरे साथ रहा करती थीं और मेरी तमाम ज़रूरियात वही पूरी किया करती। बागीचे से गुजरने के बाद मैं सड़क पर आ गया। इधर उधर देखा। बहुत खूबसूरत इलाका था, बड़ा पुरसुकून। यहाँ का माहौल देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि इन लोगों ने मेरे लिए मुकम्मल आज़ादी फराहम कर दी है, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा, वरना वो लोग मुझे इस तरह आज़ाद ना छोड़ देते। बाहर निकलने के बाद मैं उस सड़क पर सीधा चला गया। सड़क का इख्तिताम साहिल पर होता था और यहाँ भी इमारतें बिखरी हुई थीं। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक एहसास हुआ और मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अंदाज़ा हो गया था कि जिस जगह ये इमारत वाक़ई है वो कोई जजीरा है। तो ये बात है, इसीलिए इन लोगों ने मुझे इस कदर आज़ादी दे दी है। लाजमी अमर था कि इस जजीरे से निकलना कोई आसान काम नहीं होगा और वो लोग मेरी पूरी निगरानी करते होंगे। अब क्या करना चाहिए? क्या जगराजन राज का इंतज़ार या उसके बाद कोई अमली कदम उठाया जाए? लेकिन अमली कदम का फ़ैसला मेरे लिए बिल्कुल ही नाकाबिल अमल था। चुनाचे यही बेहतर था कि खामोशी से वक्त गुजारा जाए, और मैंने भी इन लोगों के सब्र का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। वापस इमारत में आ गया। फिर मैंने इस तरह से रहना शुरू कर दिया जैसे यहाँ मुस्तकिल क़याम का इरादा हो, ना ही कोई ऐसी कोशिश की जो मेरे लिए तकलीफ़ दे हो।